हाँ, तो अब हम देखते हैं सदिश बीजगणित से ही, वेक्टर अलजेब्रा से ही कुछ और क्वेश्चन को जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये भी अक्सर पूछता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स में पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम कैसे करेंगे जरा देखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ ए बी गुणे ए सी। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी। यही चीज़ थोड़े ध्यान देना है कि त्रिभुज में ए बी, ए से शुरू हुआ है ना, ए बी मतलब ए से बी पे जा रहे हो, दूसरी साइड भी क्या होगी? ए सी, ए से ही जाना, मतलब ए बी इंटू ए सी, चाहे बी सी इंटू बी ए, ऐसे कर सकते हो। 1/2 सी ए इंटू सी बी, चाहे 1/2 बी ए इंटू बी सी। ए से शुरू किया है ना, तो ए बी, तो फिर ए से ए सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। उसी तरह चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें देखो जब साइड है, एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजाएं हैं, तो हम इसमें 1/2 नहीं लगाएंगे चतुर्भुज में। त्रिभुज में तो 1/2 लगाते हैं, चतुर्भुज में ए बी क्रॉस बी सी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये कह सकते हो ए बी, तो ए डी क्यों नहीं? जैसे ए से शुरू हुआ ए बी और ए से शुरू हुआ ए सी, तो चतुर्भुज में भी तो बिल्कुल चलेगा, ए बी क्रॉस ए डी भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना ए डी है, ए से डी की तरफ हमारा डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में बी से सी भी डायरेक्शन सेम है। और इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि विकर्ण दिया हुआ है, ये ए सी और बी डी विकर्ण दिया है, तो मॉड ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, लेकिन उस टाइम हम 1/2 लगाते हैं। तो याद रखना, यदि एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए बी क्रॉस बी सी कोई 1/2 नहीं है, लेकिन विकर्ण है, डायगोनल है, तो 1/2 लगेगा। और त्रिभुज में तो 1/2 होता ही है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। इससे एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्या है, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसमें वो एक काम करते हैं कि सीधे सीधे साइड न दे करके शीर्ष दे देते हैं, ठीक है। और शीर्ष देने का मतलब वो पोजीशन वेक्टर है ना, स्थिति सदिश है, और फिर तुम्हें शीर्ष निकालना पड़ता है। जैसे ऐसे है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और उसका शीर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 1 2। दूसरा जो शीर्ष है वो क्या दे रखा है? 2 3 5। तीसरा जो शीर्ष है सी क्या दे रखा है? 1 5 5। हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो ये शीर्ष दे रखा है ना, तो ए का हम पोजीशन वेक्टर देखेंगे, स्थिति सदिश देखेंगे, क्या होती है? ओ ए। ओ ए इक्वल टू क्या दे दिया? आई 1i प्लस 1j प्लस 2k, ऐसे। बी का पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया? ओ बी। ओ बी इक्वल टू दे दिया 2y प्लस 3j प्लस 5k। सी का पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया? ओ सी। ओ सी की वैल्यू हो गई 1i मीन्स आई प्लस 5j प्लस 5k, राइट। अब हम यहाँ से क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं तीनों साइड, यानी कि ए बी की वैल्यू, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू, ए बी कितना हो जाएगा? ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ ए, यही तो पढ़ा है ना। ए बी मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ए बी की वैल्यू ओ बी माइनस ओ ए। अब घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, 2i में से आई घटाया आई, 3i में से 3j में से j घटाया 2j, और 5k में से 2k घटाया तो 3k, राइट। अब दूसरा, अच्छा अब जरा देखना, जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो फार्मूले में क्या है? ए बी क्रॉस ए सी। तो बी सी ना निकाल करके अब हम क्या निकाल रहे हैं? ए सी। ये ध्यान देना ट्रायंगल वाले में, ए सी। तो ए सी को क्या लिखोगे? सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ओ सी में से ओ ए को घटाओ, तो आई में से आई को माइनस किया, आई से आई को माइनस किया तो खत्म हो गया, मीन्स 0i। 5j में से j को माइनस किया तो 4j, और क्या 5k से 2k को माइनस किया तो 3k, राइट। अब क्या है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हम क्या पढ़ रखे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? ए बी क्रॉस ए सी निकालें। अच्छा, दो सदिशों का जब क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट एक बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे। पहले ए बी में आई जे के का कोफिशिएंट लिख लो, आई का कोफिशिएंट 1 2 3, फिर ए सी का लिख लो 0 4 3, राइट। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? आई, अब आई से होकर जाने वाला रो कॉलम खत्म करो,
ओके, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, माइनस 4 3 जा 12, दूसरा माइनस होता है, जे से होकर जाने वाला रो कॉलम खत्म करो तो 1 3 जा 3 और 3 0 जा 0, प्लस के से होकर जाने वाला रो कॉलम को खत्म करो तो 1 4 जा 4 माइनस 0। अब 6 में से 12 माइनस होगा तो -6, तो ये हो गया -6i माइनस 3j और प्लस 4k, राइट। ये हमें वैल्यू किसकी मिल गई, ए बी क्रॉस ए सी की मिल गई। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। अच्छा, यहीं पे मॉड भी निकाल लो ना, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो कितना मिल गया, -6 का स्क्वायर 36, 3 3 जा 9 16। अब ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 हो गया, और क्या है 36 है, इसको ऐड कर लो 61, तो ये कितना आ गया, √61। अब लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, फार्मूला लिख देते हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, और ये हो जाएगा 1/2 √61। क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, क्या लिखोगे, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट लिखना है। आंसर क्या लिखोगे, 1/2 √61 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ओके, इसी तरह से चलो एक क्वेश्चन है, वो अपना होमवर्क ही समझ लो, समांतर चतुर्भुज का, हाँ लेकिन सॉल्व करना जरूर, क्योंकि 5 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी हैं, क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। संलग्न भुजाओं की वैल्यू दे रखा है i माइनस जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k, और दूसरी साइड जो दे रखा है संलग्न भुजाओं में वो है 2i माइनस 7j, 2i माइनस 7j प्लस k। अब इसको सॉल्व कर लेना, बस क्या है, चूंकि ये ए और बी क्या संलग्न भुजाएं हैं, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुमने सीधे सीधे पढ़ रखा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अब ये सब कर लेना, होमवर्क है एक तरह से। आई जे के लिखोगे, आई के कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट में लिखोगे 1 -1 3, और बी वाले में क्या लिख दोगे 2 -7 और 1, यही ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, वही उसकी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी, राइट। तो इसको करना, ये जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो जरा देखते हैं। वैसे इस तरह का क्वेश्चन तो रेयर पूछता है, लेकिन थोड़ा सा देख लो, कभी कभी पूछ भी देता है। वो ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिया, क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो ए और बारे के बारे में, ए और बी के बारे में आपका क्या व्यू है, ए और बी वेक्टर कैसा है। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू 0, और ए और बी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हो। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो यदि ए डॉट बी का फार्मूला लिखो तो क्या होगा, ए डॉट बी का फार्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। भाई ए और बी क्या हैं, वो ए और बी तो वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ए और बी क्या है, स्केलर है। जैसे ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो जो सिंबल लिखने का होता है, यदि तुम मॉड का साइन बनाओगे तो वेक्टर दोगे, मॉड ऑफ ए ऐसे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए, या इसी को हम कैसे लिखेंगे, ए इस तरह से लिख लो, मॉड ऑफ बी उसी को क्या लिख लो, बी लिख लो, तो ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। चलो, तो ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, तो ये ए बी तो मैग्नीट्यूड है, ये तो 0 होगा नहीं, या क्वेश्चन में ऐसा बोला भी नहीं है, तो हम मानते हैं कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर हैं। तो ए बी तो 0 होगा नहीं, तो फिर 0 कौन हुआ, कॉस थीटा 0 हुआ, और कॉस थीटा 0 हुआ तो कॉस में 0 कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए और बी जो वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाए हैं, 90 डिग्री का कोण बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, तो ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू नीटा, नीटा क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये जो आप लिख रहे हैं ना वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी परिमाण क्या होगा, 1 होगा, इसका भी परिमाण, अच्छा ये तो परिमाण 1 हो गया। ए और बी
ए बी जो ये स्केलर है ए बी, ये तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो कौन हुआ, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, और साइन में जीरो कितने का होता है, जीरो पे होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 डिग्री। अब यहाँ पर जरा देखो कंट्राडिक्शन क्या है कि सेम वेक्टर ए और बी यहाँ भी है और वही ए और बी यहाँ भी है, तो एक ही समय में ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और एक ही समय में ए और बी के बीच का कोण 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब क्या है, ए के ऊपर बी है, ए और बी एक दूसरे से क्या किए हुए हैं, कॉन्साइड मतलब ओवरलैपिंग किए हुए, एक दूसरे के ऊपर है, तभी तो जीरो बनेगा। जीरो बनने की दो शर्त है, या तो ए और बी समांतर है, पैरेलल है, या तो ए और बी एक दूसरे के ऊपर है। तो बताओ यहाँ पर ए और बी 90 अंश का बीच में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर वही ए बी जीरो है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ए और बी एक ही साथ क्या परपेंडिकुलर हो और एक ही साथ हो क्या हो, पैरेलल हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये कब पॉसिबल नहीं है, जब ए और बी नॉन जीरो होंगे। ध्यान देना, यदि ए और बी नॉन जीरो हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। हाँ, जब ए और बी जीरो हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए तो पॉसिबल है, तब तो चलेगा। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष में यही लिखोगे कि यदि ए और बी अशून्य सदिश हैं, नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और यदि ये संभव है तो तभी संभव है कि या तो वेक्टर ए जीरो है या तो वेक्टर बी जीरो है। ठीक है ना। अब रिजल्ट लिख नहीं रहे, एग्जाम के लिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लेना कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, एंड a dot b equal to 0 and a cross b equal to 0 is possible only when either a equal to 0 or b equal to 0. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और इससे रिलेटेड देख लेते हैं। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 है, मॉड ऑफ बी इक्वल टू रूट 2/3 है, ए क्रॉस बी क्या है, एक मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो एक ये तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू ओके मीटा। अब हर जगह पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इन सभी का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी क्या है, मात्रक सदिश है, तो यदि ये मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया है, मात्रक सदिश है तो मैग्नीट्यूड 1 है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है भाई, √2/3 है, और फिर क्या है, साइन थीटा है, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, √2 को इधर करो तो 1/√2, और साइन में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन 45 की, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, तो थीटा इक्वल टू 45, और 45 को क्या लिख सकते हो, π/4। तो यह 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन है, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामवर्त दिशा में 30 अंश का 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो जरा देखना इसमें, इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लो कि एक्स वाई तल है और एक्स के साथ जो है वामवर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री बना रहा है, तो जिससे बेसिकली 3 डायमेंशन का फिगर 2 डायमेंशन पे तो बहुत सही बनता नहीं है, एंड फिर भी थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्सिस हो गई वाई, ये मान लीजिए जेड, और यहाँ से ऐसे मान लीजिए एक्स, ये एक्स एक्सिस है। अब क्या है, एक सदिश हमें निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, तो सदिश निकालना है हमको, तो मान लीजिए वो कुछ सदिश इस तरह से है जो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होता है, तो एक्स के साथ यदि वो 30 डिग्री बनाएगा तो वाई के साथ 60 डिग्री बनाएगा, यही बात हुई ना। तो जैसे ऐसे मान लो वो जो सदिश है वो एक्स के साथ वामवर्त दिशा में 30 डिग्री बनाता है, तो y के साथ उसका इंक्लाइनेशन कितना बना, 60 डिग्री बना, y के साथ उसका एंगल 60 डिग्री बना, और z के साथ क्या बनेगा, सीधे ऐसे है ना, तो z के साथ वो 90 डिग्री का बनाएगा, z के साथ उसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री 90 डिग्री का होगा।
तो मतलब दिए गए सदिश का यदि हम देखें तो ऐसे समझ सकते हैं, दिए गए सदिश का x अक्ष के साथ जो झुकाव है, x अक्ष के साथ जो झुकाव है वो 30 डिग्री, y अक्ष के साथ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और z अक्ष के साथ, z अक्ष के साथ कहाँ पर कितना पड़ जाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ये लाइन समझ में आ रही है ना, ये लाइन समझ में आ रही है। अब क्या है, यदि हमको उसका सदिश लिखना है, जैसे ये हम ओरिजिन मान लें और वो पॉइंट P कहीं है जिसका हमें सदिश लिखना है, P तो हम मान लो यहाँ मानते हैं, लेकिन P तो कहीं यहाँ स्पेस में है, तो OP जो होगा, OP की वैल्यू जो हमें निकालनी होगी, तो OP की वैल्यू क्या होगी, I x एक्सिस के साथ और x एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा उसका। तो यदि हम इस तरह से कहें, जैसे OP की वैल्यू होगी xi, y के साथ j हो जाएगा और z के साथ क्या होगा k होगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू यदि देखोगे तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू cos 30, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा cos 30। बेसिकली cos 30 कैसे है ये थोड़े सा समझें यदि आप, तो ऐसे समझ लो, ये तो एक लंबा इंट्रोडक्शन होगा। बेसिकली जो एंगल बनते हैं हमेशा कॉस के साथ बनते हैं, चलो थोड़े समझाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि इस फिगर से अलग हट के समझा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, नीचे ऊपर कहीं मान लो समझने की बात है, ये क्या है वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास कोई वेक्टर है पी, तो ये P यदि x एक्सिस पर आएगा, मान लो ये है थीटा, तो ये थीटा एंगल चल के x एक्सिस पर आएगा, तो यही तो चला ना, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो भाई। अब ये यदि देखें तो ये परपेंडिकुलर है तो 90 है, तो OP क्या हो गया हमारा डायगोनल हो गया, कर्ड हो गया, और इस थीटा है तो ये साइड क्या हो गई, इसको A कह लो, तो AP क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बचा क्या OA, बेस बचा। तो OP यदि OA पर आ रहा है तो यानी कि डायगोनल किस पर आ रहा है, कर्ड किस पे आ रहा है, सॉरी हाइपोटेनस किस पे आ रहा है, कर्ड किस पे आ रहा है, वो आ रहा है OA पर। तो OA क्या है बेस है, तो बेस के लिए रिलेशन क्या बनाते हो कॉस थीटा ही बनाते हो ना, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया OA हो गया, हाइपोटेनस OP हो गया, तो OA बराबर क्या हो गया OP कॉस थीटा। देखा, तो हमेशा जब कभी भी वो आता है तो कॉस पे ही आता है। अभी जैसे तुम फिजिक्स में भी पढ़े होगे कि ये OP यदि वाई पर जाएगा तो साइन पे जाएगा, अरे वो जाता तो कॉस में ही है, जैसे ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो जाता है तो कॉस में, यानी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा के कारण वो साइन थीटा होता है। चलो जी, तो x इक्वल टू क्या हो गया कॉस 30, x इक्वल टू क्या हो गया कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू या तो कॉस में लिखना तो 60, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 60, या तो y इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो कॉस 60 लिखो, या साइन में लिखोगे तो केवल यही थीटा यानी कि साइन 30 लिख सकते हो, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और z में क्या है, z के साथ वो वेक्टर कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो वो cos 90 हो गया, और cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये लाइन समझ में आ रही है। तो इस तरह से यदि हम देखें वो वेक्टर क्या मिला, सदिश क्या मिला OP इक्वल टू, तो OP इक्वल टू xi, x की जगह पर क्या लिख दिया √3/2y प्लस y की जगह पे क्या है 1/2j, और ये 0 के, तो 0 तो कोई मैटर नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया सीधे सीधे OP इक्वल टू √3/2y प्लस 1/2j। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन बताओ। ये भी पूछा है 1 साल 5 नंबर में पूछा हुआ है। जरा देखो इसको थोड़े डिस्कस करते हैं कैसे होगा। ये हमने सपोज कर लिया ऐसे, जरा देखना
हमने इसको इस तरह से सपोज कर लिया डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन हो गया, ये क्या मानते हो नॉर्थ, नीचे क्या मान लेते हो साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर क्या हो गया वेस्ट हो गया। अब क्या है, लड़की मान लो यहाँ से चलती है, क्वेश्चन में क्या दिया पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलती है, तो मान लो यहाँ से ओ से चलकर यहाँ पर आई इस पॉइंट पर ए पर, ओके, और ये ओ ए जो डिस्टेंस है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ये 4 किलोमीटर पश्चिम डायरेक्शन में आ रही है, राइट। अब फिर क्या बोल रहा है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, अब यहाँ से उत्तर, तो ये एक लाइन इमेजिन करो, ये लाइन क्या बताएगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। तो बोला है कि नॉर्थ से उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में चलती है, तो अब यहाँ से 30 डिग्री वो पश्चिम की दिशा में चलेगी, तो ऐसे है, ऐसे इस तरह से वो यहाँ तक गई और 30 डिग्री चली यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे दिया है कि इसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम दिशा में कितनी दूर चल रखी, 3 किलोमीटर चल रखी। ये दूरी ए से मान लो यहाँ तक पहुँची है, बी तक पहुँची है, तो ये कितनी दूरी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो बोला है कि प्रारंभिक स्थान से लड़की का विस्थापन, यानी कि ये विस्थापन ओ बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम कोई बिंदु कोई पॉइंट सी मान लेते हैं। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस तो x है, ये पूरी डिस्टेंस x है, सॉरी ये पूरी डिस्टेंस 4 है, इधर की डिस्टेंस हम x मान लें, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 - x हो जाएगी, ओके। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख लें, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इन ट्रायंगल ABC हम लिख दे साइन 60, साइन 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब BC अपान ये साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तुम्हारा AB है और AB की वैल्यू कितनी है 3 है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू BC अपान 3, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 3/√3/2। फिर cos 60 निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं cos 60, cos 60 क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 - x है, हाइपोटेनस तो 3 ही है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 4 - x/3, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो 8 - 2x, 2x इधर लेते आओ, 3 को इधर ले जाओ 5, x इक्वल टू कितना मिल गया 5/2, ये हमें मिल गया। अब क्या है, हमें पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु कहाँ से चली थी ओ से चली थी और कहाँ पर पहुँची है फाइनली बी पर पहुँची है, तो जो विस्थापन है वो विस्थापन उसका क्या है ओ बी है ना, विस्थापन क्या है ओ बी है। और वेक्टर में क्या होता है, जैसे ओ बी का मतलब ओ से बी पर जा रहे हो, तो ओ से बी पर गए, दूसरा जो भी तरीका है ओ से बी पर जाने का वेक्टर में बराबर होता है, सेम होता है, स्केलर में नहीं सेम होता है। तो ओ से बी, ओ बी इक्वल टू ओ से सी पर चले जाओ, सी से बी पर चले जाओ, ओ सी प्लस सी बी, मीन्स क्या है कि ओ से बी पर एक तो बात हो गई, ओ बी मतलब ओ से बी पर गया, दूसरा क्या तरीका हो गया ओ से सी पर गया, सी से बी पर गया और ये सेम हुआ। तो अब ओ सी की वैल्यू क्या हो गई एक्स हो गई, है ना, ओ सी की वैल्यू एक्स हो गई और एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 5/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हम ध्यान देंगे, वो ध्यान ये देना है क्योंकि विस्थापन की बात हो रही है, तो विस्थापन में हमें डायरेक्शन का मतलब होता है, जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ओरिजिन से ऊपर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट में जाओ तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, नीचे भी क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ओरिजिन से वेस्ट में नेगेटिव, ओरिजिन से ईस्ट में पॉजिटिव, ओरिजिन से नॉर्थ में पॉजिटिव और साउथ में नेगेटिव। इस व्यू से यदि देखोगे, चूंकि विस्थापन की बात किया है, तो इस व्यू से देखोगे तो ये ओसी तुम्हारा ओरिजिन से लेफ्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओ बी इक्वल टू क्या मिल गया, अच्छा एक्स एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो ओ सी की वैल्यू x है, x की वैल्यू 5/2 हो गई,
ये माइनस हो गया, और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई हो गया। प्लस कहाँ जाएगा, सी बी पर जाएगा। सी बी देखो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव हो गया। वाई की वैल्यू हम देख लेंगे या सी बी की वैल्यू देख लेंगे, बी सी या सी बी की वैल्यू कितनी आई, 3√3/2 हो गया। और वाई एक्सिस, सी बी क्या है रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, और वाई के अलांग जो यूनिट वेक्टर होता है जे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया लड़की का मूल बिंदु से। ओके।